वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 के बारे में है। इसे अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेल्ड किया गया। ये यूनाइटेड नेशंस का पहला और लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऐसे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे जो इसके डेवलपमेंट में लगे होते हैं। इसे को ऑर्गेनाइज किया गया आईटीयू के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, यूएनडीपी, अनकटैड, और क्लोज कोलैबोरेशन रहा सभी डब्ल्यूएसआईएस एक्शन लाइन फैसिलिटेटर्स का। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं तो थीम रही आईसीटी फॉर वेलबींग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, डब्ल्यूएसआईएस कोऑपरेशन फॉर एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी। 2 फेज में इसे ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने का प्लान बनाया गया है। पहला तो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। पैरेलली कोशिश ये की जाएगी कि हम एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाएं नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम के बारे में है। यहाँ पे 2 शब्द हैं, पहला है ई ट्रांसमिशन और दूसरा है मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब होता है रोक लगा देना, ठीक है, किसी चीज को रोक देना कि ये नहीं होगा। यहां पर दूसरा शब्द है ई ट्रांसमिशन। ध्यान दीजिएगा कि ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम में ई ट्रांसमिशन पर रोक नहीं है, बल्कि ई ट्रांसमिशन पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर रोक है। रिपीट कर रहा हूं, ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम में ई ट्रांसमिशन पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर रोक है। यह समझने के लिए आपको ई ट्रांसमिशन को समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था कि जो मूवीज होती थी या जो म्यूजिक एल्बम्स होते थे वो सीडी या डीवीडी में आते थे ना। इसके अलावा जो बुक्स होती थी वो भी फिजिकल फॉर्म में आती थी। उस समय यह डिसाइड किया गया कि जो फिजिकल एक देश से दूसरे देश में इन चीजों की आवाजाही है उस पर तो कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उस पर कोई देश कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा। यह डिसीजन लिया गया 1998 में और यह कहा गया कि डब्ल्यूटीओ समय समय पर डिसाइड करेगा कि आने वाले समय के लिए इसे जो ये रोक है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होगा इन सब चीजों का उस पर रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में शामिल है किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, प्रिंटेड मैटर, म्यूजिक, मीडिया, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स का एक देश से दूसरे देश में भेजा जाना, दैट टू थ्रू द मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। 1998 की बात है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं था, लेकिन धीमे धीमे डिजिटल डोमेन एक्सपेंड करता चला गया और अब तो देखिए मूवीज, एल्बम्स सब इलेक्ट्रॉनिकली एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, इवन किताबें भी ई बुक के फॉर्म में आ गई हैं। वो एक देश की होती हैं, दूसरे देश में बिकती हैं, दूसरे देश के कस्टमर से पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन वो देश उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता क्योंकि ई ट्रांसमिशन पर यह रोक लगा दी गई है कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। डब्ल्यूटीओ की रोक है। अब इंडिया का जो डिजिटल डोमेन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ कई सारे सॉफ्टवेयर बिल्डर्स हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी वीडियो गेम कंपनीज हैं और भी कई सारे डिजिटल डोमेन में काम चल रहा है, म्यूजिक में या फिर जो मूवीज़ हैं उनमें। जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है हम उस पर ड्यूटी लगा नहीं पा रहे। तो एक तो जो इंडिया की कंपनीज हैं हम उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा हमें रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। तो इंडिया नहीं चाहता कि जो ई ट्रांसमिशन है इन सब चीज़ों का उस पर कस्टम ड्यूटी पर कोई रोक लगाई जाए। इसीलिए 12वें डब्ल्यूटीओ की जो ये मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इंडिया उसमें इसका विरोध करेगा। मामला मैंने आपको समझा दिया, ये भी बता दिया कि डब्ल्यूटीओ ने 1998 में ये रोक लगाई थी, ये तब से चली आ रही है। 12वीं मीटिंग जो 2022 में होने वाली है, इनफैक्ट जून में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यहां पर हम इसका विरोध करेंगे। टेम्परेरी एक्सटेंशन हर बार दिया जाता है। कई सारे देश हैं, इससे ज़्यादा फायदा होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में। तो वो तो ये चाहते हैं कि इसे 13th मीटिंग तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश जो हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप ये जो रोक है कस्टम ड्यूटी की आप इसको हटा दीजिए। इंडिया ऐसा इसलिए चाहता है बिकॉज हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से नुकसान हो रहा है। हमारा जो डिजिटल डोमेन है मूवीज़ का, म्यूजिक, वीडियो गेम्स का, प्रिंटेड मैटर का, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके ज़रिए ना केवल हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है बल्कि जो हमारी कंपनीज़ हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पा रही हैं। दैट्स वाई हम चाहते हैं। देखिए अभी तक जो डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस प्रकार की रोक से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें उनके ई ट्रांसमिशन से आने वाला जो कस्टम रेवेन्यू है उसमें 4.35% का लॉस हो रहा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को महज 0.24% का लॉस हो रहा है। तो उनका लॉस कम है, इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि बना रहे।
एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम से लगभग $500 मिलियन हर साल खो देता है या इसका नुकसान इंडिया फेस करता है। तो ये ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम का पूरा मामला मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से उम्मीद है आपने समझ भी लिया होगा। देखिए यूपीएससी को कीवर्ड्स पूछने में बड़ा मजा आता है। दे कैन सिंपली आस्क यू कि ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम किससे संबंधित है, और ऐसा नहीं है कि इस नेचर का प्रश्न उन्होंने पास्ट में पूछा नहीं है, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। यही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फायदा होता है, यू गेट टू नो कि नेचर क्या है क्वेश्चन का, और उस नेचर के क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं कि नहीं, इसी के बेसिस पे आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। देखिए 2015 का ये प्रश्न है, उन्होंने पूछा था टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज, कई दफा न्यूज में देखा गया, किससे संबंधित है? सही जवाब सी था, WTO। मतलब इस प्रकार के प्रश्न कीवर्ड्स पर पूछे जाते हैं, और भी पूछे गए हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो। अगला हमारा आर्टिकल है, इराक में एक नई सिटी खोजी गई है। ये खोज नहीं है, सिटी बहुत पुरानी है। ये सिटी 3400 साल पुरानी है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो 1400 BCE की। वहां पे देखिए एक डैम है, नाम है मोसुल डैम। मोसुल डैम की लोकेशन देखिए यहाँ पे है, ये इराक का मैप है। इराक के नॉर्थ में जाइए, यहाँ पे मोसुल है, यहीं पर ये डैम है। ये डैम है क्योंकि इराक का जो नदन पार्ट है वो इस समय मैसिव ड्रॉट फेस कर रहा है, जिसकी वजह से इस डैम से खूब सारा पानी निकाल लिया गया। तो खूब सारा पानी निकालने के बाद जब इसका एक एरिया सूख गया, तब वहां पता चला कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी सिटी हुआ करती थी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके पास बहुत कम समय था, क्योंकि डैम में पानी फिर से आ जाएगा। टिग्रिस नदी के किनारे पे ये डैम बना हुआ है, तो उसके पहले उन्हें इस सिटी के बारे में अच्छी सी जानकारी इकट्ठा करनी थी। तो वहां पे एक्सकेवेशंस किए गए, और जानकारी के मुताबिक ये एंशिएंट सिटी जो है वो सेटलमेंट इज थॉट टू बी, जो एंशिएंट सिटी हुआ करती थी जाखीकू, वही ये सिटी है जो एक समय में उस समय का पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। ये ब्रोंज एज का सेटलमेंट है जो टिग्रिस नदी के किनारे हुआ करता था। मोसुल डैम आज वहां पे लोकेटेड है। ये कुर्दिस्तान वाला जो रीजन है इराक का, उसी में है, ठीक है। फर्दर मितानी एम्पायर जो 1550 से 1350 BC के बीच में इराक में हुआ करता था, उसी का हिस्सा बताया जा रहा है इस शहर को। उस समय यहाँ पे देखिए कुछ बड़ी बड़ी दीवारें भी मिली हैं। उस समय कोई अर्थक्वेक आया रहा होगा जिससे ये दीवारें कोलैप्स कर गई हैं, लेकिन कुछ हमें मिल गया है, जो प्रिजर्व्ड र्यून्स हैं वो मिल गए हैं, जिनसे हमें कुछ जानकारियां इकट्ठा करने में मदद मिली है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के बारे में है। OIC ने जो डेरोगेटरी कमेंट्स किए गए थे प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के बारे में 2 BJP लीडर्स के द्वारा, उनको अभी कंडेम किया है। इस संबंध में इंडिया काफ़ी ज़्यादा ब्लैकलिस्ट भी फेस कर रहा है। 16 इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस चीज़ का विरोध किया है। इवन अभी हाल फिलहाल में अलकायदा ने भारत में 4 लोकेशंस पे अटैक करने की धमकी भी दे डाली है। OIC ने कहा कि ये जो बातें हैं ये हेट्रेड और एब्यूज़ को इस्लाम के प्रति बढ़ाएंगे इंडिया में। इस रेफरेंस में OIC की बात करते हैं तो OIC एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1969 में फाउंड किया गया था। इसमें 57 देश सदस्य हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। ये इस्लामिक वर्ल्ड की या मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस के तरफ पे काम करते हैं, और इनका ये कहना है कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को पूरी दुनिया में प्रिजर्व करते हैं। फर्दर कुछ अन्य बातें करें तो OIC जो है उसके पास यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट डेलीगेशन भी है। इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरेबिया के जेदा में है। इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज OIC एक ग्रोइंग इकोनॉमिक और एनर्जी नीड, मतलब एक इकोनॉमिक हब की तरह वर्क कर रहा है, और इंडिया एनर्जी नीड्स के लिए OIC कंट्रीज पर डिपेंडेंट भी रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसमें अभी हाल ही में हिस्सा लिया। इसे ऑर्गेनाइज किया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। समिट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन यानी कि उसी के पैरेलल ही हुई। थीम रही ट्रैकिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये कई सारे चैलेंजेस दुनिया भर में वर्ल्ड ऑफ वर्क फेस कर रहा है। कामगारों की जो दुनिया है वो महसूस कर रही है, उस पर बातचीत की गई, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ते जाना, डेमोग्राफिक रियलिटीज़ हैं उसमें बदलाव आना, अनइक्वल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कोई देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है कोई कर ही नहीं रहा, इनफॉर्मेलिटी और क्लाइमेट चेंज, इनसे जो नुकसान हो रहे हैं उन पर बातचीत हुई। कई सारे एक्शंस डिस्कस किए गए जो कंट्रीज़ को लेने होंगे अगर हम इन चैलेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं। तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन सेंटर्ड, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल रिकवरी पर फोकस करना होगा। ILO की बात करते हैं तो ILO एकमात्र ट्राईपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है जिसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और गवर्नमेंट तीनों एक साथ आते हैं। 187 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया अपने लेबर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत इसे बनाया गया और ये लीग ऑफ नेशंस की एक एफिलिएटेड एजेंसी बनी। बाद में लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया, उसकी जगह पे आया UN। तो UN के साथ 1946 में एफिलिएट होने वाली ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी। ये हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नोबेल पीस प्राइज़ मिला इसे 1969 में। यहाँ पर देखिए ILO पे क्वेश्चन है 2018 में,
पूछा गया था कन्वेंशन 138, 182 किससे रिलेटेड है, ऑल्दो ये उस साल न्यूज़ में थे। सही जवाब था ए, चाइल्ड लेबर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के बारे में है। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे थोड़ी बहुत ढील मिल जाएगी बर्लिन में जो एक प्लीनरी सेशन होने वाला है FATF का, उसके दौरान। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसे G7 के इनिशिएटिव के तौर पे 1989 में बनाया गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके थ्रेट्स को हैंडल किया जा सके। FATF का सेक्रेटेरिएट वहीं पर है जहां पर OECD का हेडक्वार्टर है, यानी कि पेरिस में। 37 मेंबर जुरिसडिक्शंस हैं इसके पास और इंडिया इसका एक मेंबर है। ये जारी करता है 2 लिस्ट। पहला ग्रे लिस्ट, ये ऐसी कंट्रीज के लिए होता है जो टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हों और उनके लिए एक सेफ हेवन की तरह काम कर रहे हों, तो ऐसे देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये काइंड ऑफ वार्निंग होती है कि अगर आपने इन सब चीज़ों पर नकेल नहीं कसी तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में जाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं तब इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCT भी कहा जाता है। एक बार जब कोई देश ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। FATF ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज करता रहता है और एंट्रीज को ऐड या डिलीट कर सकता है। FATF का जो प्लीनरी सेशन है, ये जो प्लीनरी होती है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है FATF की, और ये साल में 3 बार मिलती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसियान के बारे में है। 24th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग अभी हाल ही में हुई है दिल्ली में। नाम से समझ में आ रहा है आसियान और इंडिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। आसियान की बात करें तो ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। आसियान कब बना? 1967 में इसको बनाया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। उस दौरान वहाँ पे आसियान डिक्लेरेशन साइन किया गया था जिसे अल्टरनेटिवली बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 लोगों ने मिलकर इसे शुरू किया। लेटर ऑन हम आगे बढ़ते हैं आसियान के बारे में। जो चेयरमैनशिप है इस इंस्टीट्यूशन की वो रोटेट करती है सभी मेंबर स्टेट्स में। 10 देश हैं इसमें शामिल अल्फाबेटिकली। आसियान में जो 10 देश वर्तमान में हैं वो सभी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं। 2 ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20 तक भी मेंबर्स हैं तो आप उनके नाम याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उससे ज़्यादा हैं तो फिर आपको सारे नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इतना याद रख लीजिए इंडिया है कि नहीं है, चाइना है कि नहीं है, पाकिस्तान है कि नहीं है, इतना आप पता कर लीजिए, या USA है कि नहीं है। तो ये 4-5 देश उसमें शामिल हैं या नहीं है वो देख लीजिए, इतने से बात बन जाती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 650 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करता है और ग्लोबल GDP में 2.8 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है आसियान। इंडिया और आसियान के बीच में 86.9 बिलियन का ट्रेड भी होता है। इस मीटिंग के बारे में बात करते हैं जो अभी हाल ही में हुई है। इस दौरान 30th एनिवर्सरी भी हमने सेलिब्रेट की, जो डायलॉग रिलेशंस है हमारे आसियान के साथ उसको लेके। सेकंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी कुछ समय पहले हुई थी जहां पे इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 भी तैयार किया गया था। हाइलाइट्स की बात करें तो देखिए इंडिया आसियान मिलकर पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल फील्ड में काम करने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेशन स्टैब्लिश करते हैं। जो मीटिंग है उसमें कैसे आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन जो 2021 से 25 के लिए बनाया गया है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उस पर भी बातचीत हुई। देखिए प्रश्न आया यहाँ पर कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जिनका लिस्ट या नाम आपके सामने है जो आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। देशों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और USA। आपको बताना था कौन है और ऑप्शंस दिए गए थे। यहाँ पे सही जवाब है C, 1, 3, 4 and 5। 1, 3, 4 and 5 ये देश आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, कनाडा और USA नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल I2U2 इनिशिएटिव के बारे में है। I2U2 इनिशिएटिव जो है इसमें 4 देश शामिल हैं। I2 मतलब 2 I, पहला इंडिया के लिए और दूसरा इजराइल के लिए। U2 मतलब 2 U, पहला U UAE के लिए और दूसरा USA के लिए। इन चारों देशों का ये एक इनिशिएटिव है। इसकी पहली वर्चुअल समिट अभी जुलाई 2022 में होने वाली है। इसी रेफरेंस में ये न्यूज में है। I2U2 को इनिशियली फॉर्म किया गया अक्टूबर 2021 में अब्राहम अकॉर्ड के बाद। अब्राहम अकॉर्ड वही अकॉर्ड था जिसके तहत UAE ने इजराइल के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव किए, जहां पे दोनों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के फील्ड में रीजन में कोऑपरेट करने का प्लान बनाया। देखिए 1994 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उन्होंने कोलैबोरेट किया इजराइल के साथ। उसी समय ये प्लान बना कि हम एक इंटरनेशनल फोरम बनाते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, जिसमें ये दोनों देशों के अलावा इंडिया और US भी शामिल हो गए। इसे कई बार वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी पुकार दिया जाता है। I2U2 इनिशिएटिव जो है इसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE है।
ये ग्रेट अचीवमेंट है, जियोपॉलिटिकल चेंज है जो इस रीजन में हो रहा है। यूएई इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। दोनों अलग अलग एक्सिस पे रहने वाले देश हैं जो आपस में हमेशा एक दूसरे के प्रति तलखी रखते हैं। देखिए, इसके माध्यम से ये जो अलायंस है, जो पार्टनरशिप है, वो थोड़ी स्ट्रांग हो सकेगी। इंडिया भी और अच्छी तरीके से इजराइल के साथ में रिलेशंस को स्टेबलाइज कर पाएगा और यूएई के साथ तलखी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यूएई खुद भी इसमें शामिल हो गया है। अब्राहम अकॉर्ड का एडवांटेज ये रहा कि इंडिया अब एडवांटेज ले सकता है इजराइल के साथ रिलेशंस को या एंगेजमेंट को और बढ़ा सकता है, और अरब स्टेट्स इस पर कम आपत्ति जताएंगे। मार्केट चूंकि इंडिया का काफ़ी बड़ा है, तो ये देश इंडिया के मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे। फर्दर इंडिया कुछ हाईटेक और हाईली सॉट आफ्टर गुड्स बनाता है। सॉट आफ्टर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों या जिसकी चाहत लोगों में हो, तो इंडिया ऐसी चीज़ें बनाता है, तो ये ग्रुपिंग उसका फ़ायदा उठा पाएगी। जो अलायंस है, इसके माध्यम से ये काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल या सोशल अलायंस के तौर पे काम करेगा। देखिए, प्रश्न 2016 में आया था आरसीईपी के बारे में कि आरसीईपी जो है, ये ग्रुप है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में रहता है या रहा। इसका सही जवाब था आसियान। आसियान के रेफरेंस में ये न्यूज़ में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में है, WTO के। पहली मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड WTO के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हिस्टोरिक डील फाइनलाइज की है। ये इसमें जो भी डील्स रही हैं वो मोर और लेस इंडिया के फेवर में रही हैं। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो भी हाल ही में हुई है 12 से 16 जून के बीच में, उसी दौरान ये कुछ डील्स हुई हैं। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए उन पर बात करते हैं। पहला तो है ट्रिप्स वेवर। काफ़ी बात चल रही थी कि दुनिया में हर देश के पास वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वैक्सीन के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं और फिर इसके लिए जो प्रीमियम होता है वो भी पे करना पड़ता है। अगर आप उसका जो भी प्रॉपर्टी राइट है वो खरीद के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खरीद के फिर आप वैक्सीन बना रहे हो, तो वो महंगा भी हो जाता है, एक्सेसिबल भी नहीं हो पाता। इस प्रकार के राइट्स को रेगुलेट किया जाता है WTO के ट्रिप्स के द्वारा, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा। अभी हाल ही में इसमें वेवर दे दिया गया है वैक्सीन के ऊपर। मतलब जो भी कोविड की वैक्सीन हैं उन्हें कोई भी देश डेवलप कर सकता है, और उन्हें जो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया हुआ है उन्हें कोई प्रीमियम चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे वैक्सीन को बनाने में तेजी आएगी। इंडिया भी वो वैक्सीन बना पाएगा जिनके जो प्रीमियम्स हैं वो अभी तक हम पे नहीं कर रहे हैं या जिनसे अभी हमने अनुमति नहीं ली है, हम बना सकते हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग तेज होगी और इसकी एक्सेसिबिलिटी भी लोगों तक बढ़ेगी। तो कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जो वेवर है, इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होने वाला है। दूसरा है फूड सिक्योरिटी के मामले में अभी अलाउ कर दिया गया। देखिए, एक चीज़ ये कही गई है कि अगर यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसी देश को अनाज कह रहा है देने को कि हमें अनाज चाहिए, जो कि नॉन कमर्शियल पर्पस से वो मांग रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से, कहीं पे फूड की कमी है वो आपसे अनाज लेके वहाँ पे पहुँचाएंगे, तो कोई देश उनको मना नहीं करेगा। एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन इंपोज नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे WFP को। हालांकि आप अपनी इंटरनल फूड सिक्योरिटी नीड को प्रायोरिटी दे सकते हैं। आपके पास सरप्लस नहीं है तो आप मना कर सकते हो, लेकिन है तो आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, आप WFP को दोगे। दूसरा ये है कि जो एग्री सब्सिडी इंडिया देता है अपने यहाँ, उसको लेकर भी अभी रोक नहीं लगाई गई है, तो ये भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव आउटकम है। ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम को कंटिन्यू रखा गया है। हालांकि इंडिया चाहता था कि मोराटोरियम हटा दिया जाए, बट हम इसे इसलिए नहीं कहेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये तो चला आ रहा है। ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम पे हमने इसके पहले एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके ई ट्रांसमिशन पे किसी भी प्रकार का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। जैसे कोई भी आप सॉन्ग किसी एक देश का दूसरे देश में जा रहा है, ऑडियो बुक्स जा रही हैं, वीडियो गेम्स जा रहे हैं, एक देश में ये डेवलप हो रहे हैं, दूसरे देश में बेचे जा रहे हैं, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। ये 90s में जो मोराटोरियम है वो दिया गया था। उसके बाद धीमे धीमे ये हो रहा था, क्योंकि उस समय इतना ई ट्रांसमिशन होता नहीं था ना। अब तो बुक्स भी देखिए ऑडियो बुक के फॉर्म में आने लगी हैं। इंडिया का चूंकि वीडियो गेम या म्यूजिक इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो गई है, मूवीज़ की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हो गई है, तो यहाँ पर इंडिया चाहता है कि कस्टम ड्यूटी इंपोज की जाए, लेकिन जो WTO का ई ट्रांसमिशन मोराटोरियम है वो उसे अलाउ नहीं करता। इंडिया की डिमांड तो थी कि मोराटोरियम हटा दिया जाए, बट अभी से 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। खैर ठीक है, ये तो एग्जिस्टिंग चीज़ है जिसे कंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी फिशरीज़ में जो सब्सिडी है उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये कहा गया है जो इलीगल, अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसे तो रोका जाएगा, लेकिन बाकी जो एरिया, मतलब जो आपका बॉर्डर एरिया भी है, जो मैरीटाइम बॉर्डर होता है, वहाँ पे भी आप फिशिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं वो आए हैं, मोर और लेस इंडिया के फेवर में रहे हैं, तो अच्छी बात है। WTO की बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। 1995 में इसे मराकेश एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था। 124 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके पहले GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसे ही रिप्लेस किया WTO ने 1995 में। 164 नेशंस अभी इसका हिस्सा हैं। 20
3 जो कंट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, जैसे ईरान, इराक, भूटान और लीबिया। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में, जिसको पीएम ने चेयर किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। ये एक एग्रीमेंट है जिसे बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज आपस में साइन इसके लिए देखिए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो 5th बिम्स्टेक की समिट थी कोलंबो में, श्रीलंका में हुई थी 2022 में, उसी दौरान साइन हुआ था ये। और अभी इसको लेकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार कर लिया गया है। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बिम्स्टेक में जो भी कंट्रीज शामिल हैं वो आपस में टेक्नोलॉजी को स्मूथली ट्रांसफर करें, कोऑर्डिनेट, फैसिलिटेट और स्ट्रेंथन किया जाए कोऑपरेशन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, ताकि टेक्नोलॉजीज का जो ट्रांसफर है, एक्सपीरियंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग शेयर हो सके। टीटीएफ में एक गवर्निंग बॉडी होगी जो सारी एक्टिविटीज़ को टीटीएफ के कंट्रोल करेगी, और इसके भीतर एक गवर्निंग जो बोर्ड है उसमें मेंबर स्टेट से एक एक नॉमिनी होंगे। इससे टेक्नोलॉजीज का एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा, इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी होगी जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन फैसिलिटी में मदद करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी कंट्रीज़ की, ट्रांसफर और यूज टेक्नोलॉजी का आसानी से होगा बिम्स्टेक कंट्रीज़ में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट के बारे में है। कुल मिला के ये आर्टिकल है MEF के बारे में। MEF का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, दैट इज मेजर इकोनॉमीज फोरम। MEF की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। यहां पर MEF में एक ग्लोबल मूवमेंट को लॉन्च करने की बात की गई, जिसे नाम दिया गया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, हम एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए कम नुकसानदेह हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मीटिंग का? इस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव ये रहा कि हम ऐसे एक्शंस को और तेज करें, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही जगहों पे, जहां पे हम एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें और क्लाइमेट क्राइसिस को हैंडल कर पाएं। COP27 में जो भी बातें कही गई, हम उन्हें और मोमेंटम के साथ इंप्लीमेंट कर पाएं। MEF जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं, जिस फोरम की हम बात कर रहे हैं, ये कब बना? MEF को बनाया गया था 2009 में। उस समय जो US के प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उनके द्वारा, और ये फोरम उसके बाद से ही एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए काम कर रहा है। MEF में इंडिया का क्या रोल रहा है, या इंडिया इस दिशा में कैसे काम कर रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। इंडिया ने 159 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी अटेन कर ली है। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल जो ग्रीन एनर्जी है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में हम बढ़िया काम कर रहे हैं। और भी माइलस्टोन्स हैं जो इंडिया ने अचीव किए हैं, जैसे कि 7.5 ईयर्स, पिछले 7.5 सालों का अगर आप डेटा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो लगभग 18 गुना बढ़ गई है। ये बहुत ही तेज बढ़त है अगर आप इवेलुएट करें तो। इंडिया का जो एनुअल पर कैपिटा एमिशन है वो ग्लोबल एवरेज का 1/3 है। हम एमिशन भी कम कर रहे हैं। फर्दर इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस गोल लिया है, दैट इज पंचामृत गोल। पंचामृत में आपको समझ में आ रहा होगा 5 चीजें होंगी एटलीस्ट, जिसके माध्यम से हम दुनिया में क्लीन एनर्जी को लेकर अपने कंट्रीब्यूशन को इंश्योर करेंगे। पंचामृत प्लान क्या है या पंचामृत गोल्स क्या हैं, उन पे बात करेंगे। इंडिया अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, जहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से ई मोबिलिटी को, इकोनॉमी को कम पोल्यूटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में भी काम कर रहा है। पंचामृत गोल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर 2030 के लिए हमने 5 गोल्स डिसाइड किए हैं। पहला गोल ये है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेकर जाएंगे 2030 तक। 50% जो देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम उसे 2030 तक रीन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा गोल है कि हम टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है वह 1 बिलियन टन तक कम करेंगे वर्तमान से 2030 के बीच में। चौथा ये है कि हम कार्बन इंटेंसिटी को जो हमारी इकोनॉमी में है उसे 2030 तक 45% लेस करेंगे। और पांचवा पॉइंट ये है कि हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो एमिशन के गोल तक लेकर जाएंगे 2030 तक। तो ये पंचामृत गोल्स हैं 2030 के। मेंस वगैरह में भी ये लिखने के काम आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल PGII इनिशिएटिव के बारे में है। फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। यूएस के प्रेसिडेंट ने G7 की मीटिंग के दौरान बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। अगर आप थोड़ा और क्लियरली देखें तो ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, ये नई बोतल में पुरानी शराब है। कैसे? अगर आपको याद हो तो पिछले 2021 में जब G7 की समिट हुई थी यूके में, वहां पर एक प्लान लॉन्च किया गया था, दैट वाज बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव। उसमें भी तो यही कहा गया था ना कि हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम उसको काउंटर करेंगे। ये बोल बच्चन, ये बातें पिछले साल हुई थी।
उस पर कुछ काम नहीं हुआ, साल भर बीत गए, कोई काम नहीं हुआ है, उसी चीज को ये यहाँ पे फिर से दोहरा रहे हैं। उन्होंने नाम बदल दिया, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव ठंडे बस्ते में चला गया। इन्होंने एक नया नाम डाला, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, और इसको लॉन्च कर दिया। $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के दौरान इन्वेस्ट किए जाएंगे, कंट्रीज को हेल्प किया जाएगा कि उनका इंफ्रा डेवलप हो। तो अब देखिए क्या करते हैं, पिछली बार भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हुआ कुछ नहीं था। इस बार इन्होंने फिर से उसी बात को एक नए नाम के साथ दोहराया है, देखते हैं इस बार क्या होगा। खैर जो है वो है, जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से 4 कोर एरियाज पे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे: हेल्थ केयर, डिजिटल कनेक्टिविटी, जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये चाइना की बेराई को काउंटर करने का इनिशिएटिव है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल डेट ट्रैप कहते हैं, जहां पे चाइना टफ लोन्स देता है, बाद में वो लोन्स चुका नहीं पाते और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इंडिया को क्या इससे फायदा होगा? ये लोग इंप्लीमेंट कर लें तो फायदा होगा ही, केवल बात करेंगे तो क्या ही फायदा होगा। अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो उम्मीद है कि इंडिया को डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स के लिए इस प्लान के तहत फाइनेंसिंग मिल सकती है, क्योंकि इसमें एक है क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, तो इसके तहत कुछ पैसे इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इंडिया फर्दर रूरल इकोनॉमी या फूड सिक्योरिटी के लिए जो काम कर रहा है उसमें भी इंडिया को इसके तहत कुछ फाइनेंसिंग हो सकती है, तो ये एक फायदा हो सकता है इंडिया के लिए भी। आर्टिकल पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव के बारे में है, शॉर्ट में आप इसे PBP इनिशिएटिव कह सकते हैं। हाल ही में यूएसए और इनके अलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को। नाम दिया गया है पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक। नाम से एक बात तो साफ हो गई कि पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वो इसको कवर करेंगे। और इस प्रकार के इनिशिएटिव्स में यूजुअली क्या होता है, आप आराम से गेस कर सकते हो, आपस में कोलैबोरेट करना, जो कि ट्रेड से लेकर डिफेंस तक एक्सटेंडेड होगा। किसने किसने लॉन्च किया? देशों के नाम याद रखना है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके, 5 देश हैं। इनमें से ध्यान दीजिएगा कि 3 तो क्वाड के हैं, इंडिया नहीं है, क्वाड में 4 हैं, तो 3 तो हो गए। एक हो गया यूएसए, दूसरा हो गया जापान और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। यहां पर इन्होंने न्यूजीलैंड और यूके को भी जोड़ लिया है। पर्पस एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, पैसिफिक आइलैंड के जो भी नेशंस हैं उनको सपोर्ट करना, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को पूरे रीजन में और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। ये पूरा रीजन धीमे धीमे चाइना के डोमिनेंस में जा रहा है। चाइना अपनी पैठ को यहां पे और बढ़ा रहा है, जो चैलेंज है ना केवल यूएसए के लिए बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इन देशों के लिए भी। ये आपस में मिलके जो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसे कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव पहला तो यह है कि जो पैसिफिक का पूरा रीजन है उसमें और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करना है, इनको कोऑपरेशन को इनहेंस करना है पैसिफिक रीजन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, और एक पैसिफिक रीजनलिज्म पे भी फोकस करना है, पैसिफिक रीजन को सेंटर में डाल के। प्रायोरिटी एरिया क्या होगा? ये कोऑपरेशन बढ़ाएंगे पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ कई सारे मुद्दों पे, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, जैसे ओशन लेवल राइज से सबसे ज्यादा खतरा आइलैंड कंट्रीज को होगा, वो छोटे छोटे देश, तो उनके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कई सारे डोमेन में ये लोग काम करेंगे। चाइना कैसे अपनी टाइज को पैसिफिक रीजन में स्ट्रेंथन कर रहा है? चाइना ने भी कुछ समय पहले सोलोमन आइलैंड के साथ अप्रैल 2022 में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। इस सिक्योरिटी पैक्ट के तहत सोलोमन आइलैंड पर अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डेवलप करेगा चाइना। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न रहा है यूएस और उनके अलाइज के लिए। वो नहीं चाहते कि सदर्न पैसिफिक में एक मिलिट्री बेस चाइना बना ले, क्योंकि ये यूएस की जो आइलैंड टेरिटरी है गुआम और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बिल्कुल पास में है। वो नहीं चाहेंगे चाइना एकदम उनके बैकयार्ड में आके बैठ जाए। थोड़ा सा मैप में लोकेशन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, जो लोकेशन अभी हम कह रहे हैं सोलोमन आइलैंड, ये है सोलोमन आइलैंड, दिख रहा है, एकदम चाइना से बिल्कुल नजदीक में है। और गुआम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो यूएस ओवरसीज टेरिटरी है, ये है गुआम। तो यहाँ से गुआम की डिस्टेंस ये पर है, यहाँ पे है। कुछ और भी लोकेशंस आप देख लीजिए जब मैप आपके सामने है। ये है मार्शल आइलैंड, ये है वेक आइलैंड, ये भी यूएसए का है। ये हवाईयन आइलैंड है, हवाई आइलैंड अक्सर आप इसका नाम सुनते रहते हैं। यहाँ पे देखिए किरिबाती है, ये कुक आइलैंड है, ये है टोंगा, ये है फीजी, ये है समोआ, यहाँ पर है तुवालू, ये है अमेरिकन समोआ, ये है न्यू कैलेडोनिया। तो ये कुछ लोकेशंस हैं सदर्न पैसिफिक की जो आपके सामने है। मैप में इसको देखते रहिएगा बिकॉज ये रीजन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत सारी टेरिटरीज है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। चाइना जो है उसने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है कॉमन डेवलपमेंट विजन के तहत 10 पैसिफिक नेशंस के साथ, जिसके तहत चाइना
ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा इन देशों से। फर्दर लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन भी इन देशों के साथ बेटर करेगा। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, इससे चिंतित है ये वेस्टर्न कंट्रीज, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अपने अलायंस को बेटर कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। अब आप सभी जानते हो कि माइग्रेशन ना एक तो इंटरनल माइग्रेशन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल माइग्रेशन भी होता है, और कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन वाला टॉपिक है ना, कहीं चाहे मेंस के रिस्पेक्ट से कह लो या प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से भी इवन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इवन कोविड-19 के टाइम पे भी हमने माइग्रेशन के रिगार्डिंग बहुत ही एक ना मेजर पिक्चर देखी हमने उस टाइम पे कि किस तरह से माइग्रेंट्स का काफ़ी एक ना ख़राब सिचुएशन थी। तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग इंडिया के द्वारा भी डिफरेंट स्टेप्स लिए गए, बाकी वर्ल्ड लेवल पे भी डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि पहली बार इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम को एक तरह से इसकी हुआ, ठीक है ना, और उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये जो एक तरह का रिव्यू फोरम हुआ ना इंटरनेशनल माइग्रेशन का, ये किसके अंदर हुआ? UNGA, UN जनरल असेंबली। आप सभी जानते हो जो पार्ट्स है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं UN के, उनमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है UN जनरल असेंबली, तो उसके अंदर ये चीज़ हुई। और ये 2022 में इस बार पहली बार हुआ। अब ऐसा बोला जा रहा है कि हर 4 साल बाद इसको एक तरह से इसका मतलब ये चीज़ हुई करेगी, रिव्यू फॉरम इसका हुआ करेगा। और आप सभी जान सकते हो ना कि ये किस इसका पर्पस तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। माइग्रेशन के रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पर सारे डिस्कशन करेंगे। एंड कहीं ना कहीं देखो, आप जानते हो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, उनमें से जो 17 हमें गोल्स हैं, इसके फर्दर 169 के करीब टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? इन सभी एस्पेक्ट से काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, गुड हेल्थ हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, और भी डिफरेंट एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। कहीं ना कहीं देखो वहाँ सभी जगह माइग्रेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ करी जा सकती है, किस तरह से आपस में प्रोग्रेस को शेयर करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ इंगेज करना है ताकि इंश्योर किया जा पाए किस चीज़ में जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाए, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा इस इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम का। तो आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए। ध्यान क्या रखना है, इंडिया भी इसका पार्टिसिपेंट है और हर 4 साल के बाद इस तरह का रिव्यू फॉरम होगा, ठीक है जी। तो इसके थ्रू मतलब एक तरह का प्रोग्रेस डिक्लेरेशन किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑन इंटरनेट है ना, उसका मेंबर बनने से मना कर दिया है, यानी कि इससे बाहर हो गया है। देखो इसके अलावा भी आप जानते हो, ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट जो भी इंटरनेट के रिगार्डिंग या कह लो या साइबर क्राइम के रिगार्डिंग कह लो, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जैसे कि बूडापेस्ट कन्वेंशन, वहाँ पर भी इंडिया ने मेंबर बनने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर भी मना किया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो पहले तो समझते हैं कि ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट का क्या पर्पस था। देखो ये इनके द्वारा कोशिश करी जा रही है, ये जो एम ये बोलते हैं उस हिसाब से क्या है कि इंटरनेट जो है वो एक तरह से ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। एक तरह की कमिटमेंट है डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, ताकि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जा पाए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ से पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है। एंड इसी वजह से काफ़ी हद तक ना जैसे 60 के अराउंड कंट्रीज इसका डिक्लेरेशन को साइन किया हुआ है। इसे मेजरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, ये सभी कंट्रीज़ मतलब जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उस साइड पे वो मेंबर्स हैं। पर ध्यान देने वाली बात पता क्या है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये उन बड़े नेशंस में इसका पार्ट है जिन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया। थोड़ा सा अगर और देखें डिक्लेरेशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, लोगों के फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रमोट करने की बात है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करे, बहुत ही आसानी से फ्लो करे बिटवीन द डिफरेंट ग्लोबल, मतलब क्योंकि इंटरनेट एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट हो चुका है, उसके साथ ही ठीक है ना, किस तरह से एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को लेते हुए इस चीज़ को प्रमोट करना है, ये सारे कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स हैं। देखो इसके अलावा ना एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, दैट इज़ द रिटर्न ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरिज्म इंटरनेट शटडाउन्स। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट करी गई। जैसे यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ, देखो इस रिपोर्ट में ना इंडिया के बारे में काफ़ी गलत बोला गया है। मतलब गलत क्या, मतलब जैसे उन्होंने ना इंडिया के रिगार्डिंग काफ़ी ख़राब पिक्चर प्रेजेंट करी है। जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे इंडिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन ही होते रहते हैं, कभी किसी जगह पे इंटरनेट शटडाउन हो गया। जैसे आप जानते हो जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे टाइम तक इंटरनेट शटडाउन था,
फिर कभी जैसे दिल्ली में थोड़े दिन के लिए राइट्स हो गए थे, फिर अभी रिसेंटली आपने उदयपुर या उस अराउंड भी थोड़े प्रोटेस्ट देखे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट में शटडाउन था। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बोली गई हैं इस प्रकार की रिपोर्ट में कि इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये चौथे साल लगातार यही सेम चीज़ हुई है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट को बंद किया गया है। तो ये पर्टिकुलर ग्लोबल डिक्लेरेशन ना कहीं बोलती है कि जैसे फ्री फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, इन चीज़ों को बंद नहीं करना चाहिए, लोगों के ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करने चाहिए, इंटरनेट ओपन होना चाहिए। पर देखो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर इंडिया देखो, इंडिया की सॉवरेनिटी भी तो इम्पॉर्टेंट है। कल को मतलब इंटरनेट के थ्रू लोग मतलब किसी जगह पे मतलब मान लीजिए कि दंगा भड़काएंगे, तो उस चीज़ को तो रोकना पड़ेगा ना डेफिनेटली। मतलब वो तो देखो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो भी सेक्शन 144 इम्पोज कर सकते हैं। उसके अलावा भी ये इंटरनेट के रोक लगाई जा सकती है क्योंकि वहाँ पर लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया जा सकता है, या फिर ना मतलब कुछ गलत मैसेजेस इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर जाते हैं जिस वजह से लोगों के बीच में जो हारमनी है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो इंटरनेट शटडाउन उस हिसाब से मतलब हमारी जो ओवरऑल मतलब एक तरह से कह लो कि ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके साथ ही देखो, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन में भी ये चीज़ बोली कि हमारी ये नेशनल सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, ठीक है ना। अगर इस तरह के हम बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन करते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ थी। उसके अलावा देखो बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर इंडिया ने ये भी बोला कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन के जो डिफरेंट इसके अंदर जो रूल्स बनाए गए एक तरह से कह लो, वो इंडिया को वहाँ पे मेंबर नहीं बनाएगा जब रूल्स के डिस्कशन हो रही थी। यानी कि रूल्स जब बनाने की बात आ रही थी तब इंडिया को टेबल पे नहीं बिठाएगा कि आप बताओ कि और क्या नए रूल्स डालें या क्या रूल्स नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो जब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी इन रूल्स को बनाने के टाइम, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी भी बोला है और इंडिया की जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट भी बोला है कि ये इंडिया की नेशनल सॉवरेनिटी पे एक तरह का थ्रेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया ने ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट से बाहर रहा है, साथ ही साथ बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम जो है इंडिया ने उसको साइन नहीं किया है। और ये क्या है, ये एकमात्र देखो इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ओनली, काफ़ी बार जैसे मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जनरली हम ओनली वर्ड देख कर लगता है कि कोई स्टेटमेंट गलत होगा, बट नहीं, ये जो चीज़ है इट इज़ द ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।